नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ। मैं हूं कवींद्र। शुरुआत हेडलाइन से। चुनाव आयोग की केजरीवाल को सख्त चेतावनी, अब आचार संहिता तोड़ने पर होगी कार्रवाई। किरण बेदी ने भेजा कानूनी नोटिस। कालकाजी में रोड शो से राहुल गांधी का दिल्ली में प्रचार शुरू, कहा सब तक सस्ती बिजली पानी पहुंचाना पहली प्राथमिकता। हिजबुल के 2 आतंकियों को मारकर शहीद हुआ सेना का कर्नल, वीरता पदक देने की हुई थी घोषणा, पुलिस ने भी खोया एक जवान। अमेरिकी राष्ट्रपति का धार्मिक आजादी पर जोर, सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए भारत को समर्थन, प्रधानमंत्री ने दौरे को बताया नया अध्याय। राजकीय सम्मान के साथ मशहूर कार्टून स्टार के लक्ष्मण को विदाई, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री समेत कई नेता अंतिम यात्रा में मौजूद। और आइए देखते हैं पहली खबर। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने दिल्ली में आज से प्रचार की कमान संभाल ली और प्रचार अभियान का शुरुआत भी किया। उन्होंने सबसे पहले कालकाजी इलाके में एक रोड शो किया। इस दौरान राहुल ने जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला, वहीं दिल्ली की जनता को सस्ती बिजली और पानी के साथ हर गरीब को छत देने का कांग्रेस का वादा भी दोहराया। राहुल गांधी ने रोड शो के जरिए दिल्ली में चुनावी प्रचार का बिगुल फूंका। कांग्रेस उपाध्यक्ष ने कालकाजी की पुनर्वास कॉलोनी ट्रांजिट कैंप में रोड शो से प्रचार की शुरुआत की। इसके बाद राहुल गोविंदपुरी की राजीव गांधी कॉलोनी में गए। राहुल ने लोगों से मुलाकात की और दिल्ली की जनता के लिए बिजली, पानी और छत का वादा किया। 3 मुद्दों पर हम फोकस करेंगे। कम से कम दाम पे बिजली और पानी, जो हमारे टेम्पररी वर्कर्स हैं, कॉन्ट्रैक्ट लेबरर्स हैं, उनको हम परमानेंट करने की बात कर रहे हैं। और अंत में राइट टू शेल्टर, मतलब हर एक गरीब व्यक्ति को एक छत का अधिकार। राहुल ने दिल्ली चुनावों के मुद्दों के साथ साथ राष्ट्रीय मुद्दे भी उठाए। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधा। प्रधानमंत्री जी पीआर कर रहे हैं, अपना पर्सनल पीआर कर रहे हैं, मगर कॉन्क्रीट एक काम नहीं हुआ है। रियलिटी ये है और जनता ये पूछ रही है कि बातें कब बंद होंगी, काम कब शुरू होगा। दिल्ली में चुनाव प्रचार के लिए महज 10 दिन का समय बचा है। ऐसे में राहुल के देरी से चुनाव प्रचार में उतरने को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। दिल्ली में एक बार फिर सत्ता पाने की होड़ में कांग्रेस पार्टी अनाधिकृत कॉलोनियों और ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों को लुभाने में जुटी है और साथ ही उन लोगों को भी मनाने की कोशिश की जा रही है जो कि पिछले चुनाव में आम आदमी पार्टी के साथ चले गए थे। कैमरा पर्सन स्मृति के साथ विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। राहुल गांधी के रोड शो और दिल्ली में कांग्रेस की रणनीति पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ प्रणव झा हैं, प्रवक्ता कांग्रेस से। प्रणव, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो जिस तरीके से चुनाव प्रचार चल रहा था, कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी और दिल्ली में महज 9 से 10 दिन बचे हैं चुनाव प्रचार के लिए, सक्रिय प्रचार के लिए उससे भी कम दिन। इतने कम दिनों के रहते अब राहुल गांधी का चुनाव मैदान में उतरना, प्रचार में उतरना, किस तरह की रणनीति है आपकी? कविंद्र, अगर आप कांग्रेस के पिछले चुनावों को देखें, लोकसभा के चुनाव हो या उसके पहले 2013 के विधानसभा के चुनाव या और भी पहले के चुनाव को, जब भी आप देखेंगे कांग्रेस के चुनाव को, तो ये जो है चुनाव का तरीका या स्टार प्रचारकों का इस समय पे उतरना नॉर्मल चीज़ है। इसी समय पे इनको लाया जाता है चुनाव से थोड़े दिन पहले, और जितनी सभाएं इस बारी होंगी, पिछली दफ़ा भी उतनी ही सभाएं हुई। लोकसभा के समय पे इस बात को मुद्दा बनाया गया था कि कम सभाएं कर रहे हैं, या पिछले विधानसभा के समय में, तो ये सामान्य है, ये 2-3 सभाएं होती हैं। और उसके पहले विधायक अपने अपने इलाके में लगे होते हैं, जिनको चेयरमैन बनाया जाता है कैंपेन कमेटी का, जो एक मुखिया होता है। एक तो संगठन है, संगठन में जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज होता है जो कि स्टेट का पूरा दारोमदार होता है, उसके ऊपर उसको सहयोग करने के लिए अध्यक्ष होते हैं। और चुनाव लड़ने के लिए जो है एक अभियान समिति बनाई जाती है जिसका चेयरमैन होता है, वो माकन साहब हैं, अजय माकन जी इस बारी। तो उनके नेतृत्व में, नेतृत्व तो पूरी हम कांग्रेस पार्टी, हम चूंकि एक किसी को जो है मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बनाते हैं आमतौर पर,
तो सभी आपका मिलकर- सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है और उसके बाद लेकिन फिर प्रणव, विधायक जो दल- पुराना अनुभव आपकी पार्टी के लिए कड़वा रहा हो, चाहे वो लोकसभा चुनाव का हो, चाहे फिर वो राज्यों में विधानसभा चुनाव का, सहमत हूं मैं उसके आपकी बात बाद भी आप उसी रणनीति पर काम है कि चुनाव प्रचार के 4 या 5 दिन पहले स्टार प्रचारकों को उतारना। क्या आपको नहीं लगता था कि रणनीति बदलने की जरूरत है, या फिर दिल्ली के चुनाव में आपको लगता है कि आप उस लड़ाई में नहीं है इसलिए उसे कहीं हल्के में ले रहे हैं? नहीं कविंद्र, जो व्यक्ति चुनाव लड़ता है, ये जो पार्टी चुनावी मैदान में होती है, उसके लिए हर चुनाव जो है जिंदगी और मौत के बराबर होता है। वो हर उस चुनाव में एक व्यक्ति जो है अपना सब कुछ झोंक देता है। आप अगर व्यक्तिगत रूप से जानेंगे, कई लोगों को मैं जानता हूं, आप भी जानते होंगे, जिन्होंने सब कुछ लगा दिया। तो हर चुनाव जो है आदमी उसी सीरियसनेस से लड़ता है। जहां तक रही बात रणनीति की कि इतने खराब प्रदर्शन के बाद आपको लग रहा हो कि शायद हम उतने सचेत नहीं है, या जिस सीरियसनेस से हमें दिखना चाहिए था, मैं आपको बताऊं कि चुनाव का तौर तरीका बदल गया है। मेरा अपना अनुभव है, मैंने कई चुनाव देख लिए पिछले 4-5 सालों में। उत्तर प्रदेश के बाद पंजाब लोकसभा, अभी झारखंड का चुनाव भी मैंने देखा। तो पहले जो है राजनीतिक एक सिद्धांत के ऊपर राजनीतिक पार्टी चुनाव लड़ती थी। आज जो चुनाव हो गया है वो व्यक्तिवाद का चुनाव हो गया है। खास करके जो गुजरात मॉडल का चुनाव आया केंद्र में लोकसभा में, वो ना तो कोई उसमें पार्टी का कोई सिद्धांत है, ना कोई बात है, ना कोई व्यक्तिवादी राजनीति हो रही है। आप ये देखें कि अभी चुनाव के पहले जो है भाजपा ने महज एक हफ्ता पहले किरण बेदी को 19 तारीख को जो है अपना तो व्यक्तिवादी अगर चुनाव राजनीति है तो आपको लड़ना तो उसी से पड़ेगा ना। मैं वही बात कह रहा था। और दूसरी तरफ जो है हम कांग्रेस की 130 साल की पुरानी एक विचारधारा, एक सभ्यता, एक परंपरा है, उस हिसाब से हम चुनाव लड़ते हैं। मैंने कहा कि हम जब चुनाव लड़ रहे हैं तो हमारे और दूसरी पार्टियों के मुकाबले में क्या है कि आम आदमी पार्टी है, वो भी एक व्यक्तिवादी पार्टी है। भाजपा जो है वो थी नहीं, लेकिन अब व्यक्तिवादी हो गई है। कांग्रेस पार्टी आज भी जो है वो एक कई लोगों का नेतृत्व है और व्यक्तिवादी होकर अभी भी चुनाव एक कांग्रेसी विचारधारा है जिसके अंतर्गत जो है चुनाव हम लड़ रहे हैं। तो आज भी जो हमारा चुनाव का प्रचार है, आप ये देखें, उसका हमें फायदा भी है कि आज जो है हम पार्टी के रूप में भले कमजोर दिखें, लेकिन हमारे जो विधायक हैं पिछले 3 टर्म से 4 टर्म से विधायक जो पिछली दफा हार गए थे, एक हवा चली थी, कांग्रेस के विरोध में हवा चली थी, जिसका परिप्रेक्ष्य है पिछले अगर 2 वाक्यों को आप देखें। एक पहला जो कुमार विश्वास जी ने कहा कि किरण बेदी जी और जनरल वीके सिंह जी दोनों जो हैं वो अगर उनके आरोपों को माने कि कांग्रेस के खिलाफ हवा थी, लेकिन जो मैं दूसरी चीज पॉइंट पे आ रहा था, उसका परिणाम था, उसका परिणाम वो। और लेकिन आज जो है वही लोग जिन लोगों ने उस विधायक को नकारा था, कांग्रेस के विधायक को नकारा था, 1 साल में वो लोग उनका कहीं ना कहीं एब्सेंस महसूस कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि हमें वो लोग फिर से वापस चाहिए। ये मैं जमीन के अनुभव से आपको कहता हूं कि कई विधायक हैं, कई इलाकों में आप जाएंगे जमीन पर जाओ कैंपेन करने के लिए, तो आपको इस बार अप्रत्याशित रूप से ये आपको परिणाम देखने को मिलेंगे कि आप ऊपर से भले ही पिछली दफा जो तो ऐसे में राहुल गांधी को अगर ज्यादा पहले उतारा जाता, ज्यादा वक्त मिलता, तो आपको नहीं लगता कि ज्यादा अच्छे नतीजे हो सकते हैं? मेरे ख्याल से परिणाम पर इसका कोई किसी व्यक्ति को अगर आप ज्यादा पहले से अगर करें, लेकिन पार्टी तो कारगर थी, नीचे जमीन पे तो हम थे नहीं, क्योंकि आप खुद करें व्यक्तिवादी राजनीति हो रही है। एक तरफ किरण बेदी या मोदी के सहारे बीजेपी है, केजरीवाल के सहारे आप पार्टी चल रही है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि मेरे लीडर, जहां तक राहुल गांधी जी या सोनिया गांधी के बारे में मुझसे पूछिए, जितना मैं जानता हूं अपने अनुभव से, तो वो कभी भी व्यक्तिवादी राजनीति को महत्व नहीं देते। मुद्दे पे मैं अगर आऊं, जिस तरीके की बात आज राहुल गांधी ने कही है, सस्ती बिजली, सस्ता पानी, हर गरीब को छत, क्या ऐसा लगता है कि देरी सी कहा गया है इसलिए मैं कहूं, या फिर वाकई कांग्रेस का एजेंडा यही था? क्या आप आम आदमी पार्टी या बीजेपी के मुद्दों को कॉपी करते हुए वो वादा कर रहे हैं? क्योंकि दोनों पार्टियां पहले ही वादा कर चुकी हैं। क्या ये आरोप नहीं लगेगा आपकी पार्टी? कविंद जी, 2 बातें आपने कही, तीसरी बात उसमें और जोड़ूं, सस्ती बिजली, पानी और हर गरीब को छत। और उसमें दूसरी बात जो थी उसमें ये भी था कि जो टेम्परेरी वर्कर है उनको परमानेंट हम करेंगे। आप अगर ये देखें, इन तीनों बातों को देखें, तो क्या ये कॉन्टिन्यूएंस नहीं है? ये एक यूपीए 2, यूपीए 1 के बाद यूके 2 जितने जो अधिकार बेस्ड कानून थे हमारे, जो शिक्षा का अधिकार हो, स्वास्थ्य का अधिकार हो, काम का अधिकार हो, उसी का एक कॉन्टिन्यूएंस नहीं है ये कि हम जो लोग जो अक्षम है उनको हम बिजली, पानी और छत देके कम से कम हम उनको ये सुरक्षित करें कि
वो कहीं किसी शोषण के शिकार ना हो, वो उनकी जो है पूरी जिंदगी जो है उसी जद्दोजहद में ना हो जाए, वो बेसिक उनका सिक्योर हो जाए और उसके बाद वो अपने बेहतरी के लिए, अपने बढ़ोतरी के लिए आगे काम करें। लेकिन प्रणव, ये अच्छी बात हो सकती है, ये एक अच्छा मैं कहूं कि पॉलिटिकल मूव हो सकता है, लेकिन इसके दो आरोप भी हैं, दो खतरे भी हैं। पहला ये, जब आपकी पार्टी लगातार दिल्ली में मैं कहूं कि लगातार अनवरत 15 साल तक सत्ता में रहती है, तो फिर उस कंपैरिजन में आप सस्ती बिजली नहीं दे पाते, उस कंपैरिजन में आप सस्ता पानी नहीं दे पाते हैं, नियमित नहीं कर पाते लोगों को। आम आदमी पार्टी सत्ता में आती है, फिर बीजेपी घोषणा करती है, उसके बाद आपकी पार्टी को उसे कहा जाता है, क्या सकता है कि शिफ्ट नहीं किया जा रहा मुद्दों पर? जब नेतृत्व का बदलाव होता है, जब एक व्यक्ति युद्ध स्थल में हो, चुनाव मैदान में हो, तो अपनी अलग योजना से लड़ता है, और जब किसी दूसरे व्यक्ति को नेतृत्व दिया जाता है तो अपनी योजना लेकर के आता है। मैं कह कि आज अगर हम ये घोषणा कर रहे हैं कि हम 50% कम बिजली देंगे या हम पानी जो है वो सस्ता करेंगे, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं ये भी तथ्य है। हम लोगों ने ये महसूस किया इस चुनाव के लिए, जब हम ये बना रहे थे मैनिफेस्टो वगैरह जब प्लान कर रहे थे, तो हमने देखा कि दिल्ली में 45% पानी जो है वो पाइप से अभी भी सीप होकर जमीन में चला जाता है। इसी इक्विवेलेंट पानी पे जो है दूसरे शहरों में 24 घंटे बिजली पानी मिलता है लोगों को, लेकिन दिल्ली में नहीं हो पाता। आप हमें दोष देंगे, हाँ हमारी गलती है, ये कमी है कि हमें 15 साल में पाइपों को बदलना चाहिए था, नहीं हो पाया। लेकिन क्या गलती को सुधारने का मौका नहीं मिलना चाहिए? आदमी को मिलना चाहिए। मैं आपको कहूं, एक तरफ जो है भाजपा ये कह रही है कि उनके पास 40 वर्षों का अनुभव वाला नेता को उन्होंने उतारा है। वो क्या है, एक गवर्नमेंट ऑफिसर थे जो कि 40 साल उन्होंने सरकार को दिया, विथ पर्क्स दिया। उसके कंपैरिजन में आप देखिए 30 साल का एक नेता है कांग्रेस का, जिसने की पब्लिक लाइफ में अपनी पूरी जिंदगी है और जो भी किया उसमें हमेशा सफल हुए हैं। और तीसरी तरफ केजरीवाल जी हैं, जिनका 49 दिन का शासन है और कितने कंस्ट्रक्टिव हैं, क्या कर सकते हैं। लोगों ने देखा कि उनको जब मौका मिला, और भाजपा को भी 7-8 महीने का मौका मिला, उन्होंने क्या दिया, क्या डिलीवर किया। तो ये देखने की आप अगर एक तरह से कंपैरिजन जनता करेगी कि क्या कह रहे हैं। हाँ, जब आखिरी सवाल प्रणव, जो बहुत इंपॉर्टेंट भी है, कि चुनाव प्रचार जब चुनाव डिक्लेयर हुआ दिल्ली में, उस वक्त जो कांग्रेस के पोस्टर या फिर जो लाइन हुआ करती थी प्रचार की, उसमें आपने अतीत के 15 साल के अपने कामों को गिनाया, उसको दिखाने की कोशिश की, मेट्रो प्रोजेक्ट और हाईवे, और इसके बाद मैं कहूं कि अलग अलग तरह के पुल और जो तमाम विकास कार्य हुए। अब मैं देख रहा हूं कि पिछले कुछ दिनों में जो पोस्टर्स आ रहे हैं, उसमें आप सस्ती बिजली, सस्ते पानी, हर घर को छत। क्या राहुल गांधी के चुनाव प्रचार में उतरने से पहले मैं कहूं कि पूरा का पूरा लाइन ऑफ एक्शन और जो मुद्दों को लेकर है उसे बदला गया है? चुनाव चूंकि एक लंबा समय होता है, 1 महीने 2 महीने की तैयारी होती है, और उसी तरह से जो है योजना भी बनाया जाता है कि आप इतने दिन तक जो है इस योजना से चलेंगे, उसके बाद आप वो गियर शिफ्टिंग का जो होता है। हमने कहीं महसूस किया कि एक जो जनरेशन है, बहुत बड़ा जो तबका है दिल्ली में, जो यूथ का तबका है, वो शायद इस बात को समझता नहीं कि क्योंकि उसका जो जन्म हुआ कि उसके लिए तो सब कुछ, जो जन्म के साथ ही वो गाड़ी, फ्लाईओवर, बिजली, पानी, उसने कष्ट के दिन तो देखे नहीं। तो उस जनरेशन को कहीं ना कहीं ये हम जताने की कोशिश कर रहे थे कि एक दिल्ली जो है पहले दूसरी तरह की दिल्ली होती थी, जब लोग आते थे वहां से वो मुद्दे करेक्ट नहीं कर पा रहे थे, करना पड़ता था। हाँ, कि रात भर हम जागते थे और बिजली का हम इंतजार करते थे, तो वो चीजें पुरानी हो गई। और तो एक वो लोगों को शायद वो बताने का वो था। और ये जो है ये योजना है, हमारी भविष्य की योजना है। इन योजनाओं के साथ हम जाएंगे कंस्ट्रक्टिव अप्रोच के साथ, जहां दिल्ली जहां रुका है वहां से हाथ पकड़कर और शहर को आगे लेके जाने की योजना है। चलिए प्रणव, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए और तमाम सवालों का बेबाकी के साथ जवाब देने के लिए आपका। तो ये थी हमारी आज की पहली खबर। छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबरें। ओबामा का भारत दौरा, लंबे समय तक साथ निभाने का वादा। देखिए देश देशांतर ओबामा की यात्रा, आज रात 8:30 बजे।
अरविंद केजरीवाल को चुनाव आयोग ने कड़ी चेतावनी दी है। आयोग ने कहा है कि मंगलवार शाम 7 बजे के बाद वो अपने प्रचार में विपक्षी पार्टियों से पैसा लेने की अपील करना बंद करें। आयोग के मुताबिक 24 फरवरी को दिए गए जवाब में केजरीवाल ने भविष्य में ऐसा न करने की बात कही थी, लिहाजा इसके बाद भी बयान दोहराना न सिर्फ आचार संहिता बल्कि भारतीय दंड संहिता की धारा 171 का उल्लंघन है। उस बीच केजरीवाल ने अपने तीसरे नोटिस का जवाब आयोग को दे दिया है। इस नोटिस के लिए आज सुबह 11 बजे तक का समय मुकर्रर किया गया था। लेकिन अरविंद केजरीवाल के लिए मुसीबतें यहीं पर खत्म होती नजर नहीं आ रही हैं। अब बीजेपी नेता किरण बेदी ने अरविंद केजरीवाल को इजाजत के बगैर उनकी तस्वीर इस्तेमाल करने के लिए एक कानूनी नोटिस भेजा है, लेकिन आम आदमी पार्टी इसे अपना लोकतांत्रिक अधिकार बता रही है। केजरीवाल अपने प्रचार में काफी आक्रामक रहे हैं और खुलकर विरोधी चेहरों को निशाना बनाते रहे हैं, लेकिन उनका ये तरीका अब उन पर भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। आम आदमी पार्टी ने कुछ दिन पहले किरण बेदी के खिलाफ पोस्टर वॉर शुरू किया था। इससे नाराज होकर किरण बेदी ने केजरीवाल को कानूनी नोटिस भेज दिया। बेदी का कहना है कि इजाजत के बगैर उनकी तस्वीर का इस्तेमाल करने का हक आम आदमी पार्टी को नहीं है। बिना पूछे अनैतिकता है किसी की तस्वीर इस्तेमाल करना और जजमेंट पास करनी। अगर किसी पार्टी ने दिल्ली की राजनीतिक कल्चर को खराब किया है तो वो केवल और केवल आम आदमी पार्टी के केजरीवाल साहब हैं, दूसरा कोई नहीं है। लेकिन आम आदमी पार्टी इसको लेकर बहुत रक्षात्मक नजर नहीं आ रही। नोटिस मिलने के बावजूद पार्टी का कहना है कि ये उसका लोकतांत्रिक अधिकार है। पहली बात तो ये कि पोस्टर जो होता है उसके माध्यम से लोग अपने विचार का इजहार करते हैं, अपनी सोच का इजहार करते हैं। पोस्टर कोई लगाना लोकतंत्र के अंदर अपराध नहीं है। पहले भी हम लोग इस तरह के पोस्टर लगाते रहे हैं। दरअसल पोस्टर की राजनीति आम आदमी पार्टी के लिए पुरानी रणनीति रही है। आम आदमी पार्टी को इस बार आक्रामक रवैये के चलते कई नोटिस मिले हैं। इस कानूनी नोटिस के अलावा चुनाव आयोग ने भी केजरीवाल को आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर 3 बार नोटिस थमाया। दिल्ली चुनावों में केजरीवाल को नोटिस तो मानो आम सी बात हो गई है, लेकिन इन सब के बावजूद केजरीवाल अपने शब्दों पर लगाम लगाते नहीं थक रहे, तो विपक्षी दल उन्हें पहले कानूनी कार्रवाई में मात देने में जुटे हैं। कैमरा पर्सन राजेश अग्रवाल और अपने सहयोगी नवविक्रम सिंह के साथ अनु दीवान, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में सेना और आतंकियों के बीच आज मुठभेड़ में सेना के अधिकारी कर्नल MM राय शहीद हो गए। वो 42वीं राष्ट्रीय राइफल के कमांडिंग ऑफिसर थे। कर्नल राय को कल गणतंत्र दिवस में वीरता पुरस्कार के लिए नामित किया गया था। आतंकियों की गोली लगने से वो घायल हो गए थे, जिसके बाद अस्पताल में उनका निधन हो गया। सेना और पुलिस के साझा कार्रवाई में हिजबुल मुजाहिदीन के 2 आतंकी भी मारे गए। सेना ने इनके पास से हथियार बरामद किए हैं। राष्ट्रपति बराक ओबामा की यात्रा ने भारत और अमेरिका के रिश्तों पर बरसों से जमी बर्फ को पिघलाने में मदद की है। दोनों देश नए सिरे से एक साथ चलने को तैयार खड़े हैं। ओबामा के इस दौरे से भारत के विकास में एक नई आशा का संचार भी हुआ है। परमाणु ऊर्जा समझौते को लागू करने पर सहमति इस यात्रा की सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। दोनों देशों के बीच सौर ऊर्जा के क्षेत्र में भी सहयोग शुरू होगा, जिससे आसान और कम कीमत पर स्वच्छ ऊर्जा की जरूरत पूरी होगी। अमेरिका ने भारत को बुनियादी ढांचे में मदद का भरोसा दिया है, जो मेक इन इंडिया के सपने को पूरा करने के लिए जरूरी है। As India pursues more trade and investment, we want to be first in line. We're ready to join you in building new infrastructure, the roads and the airports, the ports, the bullet trains to propel India into the future. जानकारों का मानना है कि परमाणु समझौते के बाद भारत में परमाणु संयंत्र लगाने का काम जल्दी ही शुरू हो जाएगा और दोनों देशों के बीच दूसरे क्षेत्रों में भी अड़चनें दूर होंगी। ये जो परमाणु मुद्दा था, जो पिछले 6 साल से 2008 से लेके 2014 तक एक आध ऐसे जटिल जो उसके पहलू थे, अर्थात न्यूक्लियर लायबिलिटी क्लॉज और अमेरिका के तरफ से जो वो इंस्पेक्शन के राइट्स मांग रहे थे, ये 5-6 साल से विपक्षी रिश्ते को इसने एक प्रकार से बहुत भारी रुकावट कर दिया था। दोनों देशों के बीच हुआ रक्षा सहयोग समझौता एक नई पहल है। इसके तहत रक्षा सामग्रियों का संयुक्त विकास और भारत में उनका उत्पादन होगा। ड्रोन और जेट के इंजनों के अलावा अन्य 4 रक्षा कार्यक्रमों में फिलहाल ये सहयोग आगे बढ़ेगा। कांग्रेस ने भी बराक ओबामा की इस यात्रा को महत्वपूर्ण बताया है।
Well, this has been a very important visit for India. The President of United States of America, Barack Obama, is much liked here. Namaste. अमेरिका ने एक बार फिर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य के रूप में भारत की भागीदारी में मदद करने का भरोसा दिया है। इसके साथ ही ओबामा ने एशिया प्रशांत इलाके में भारत के योगदान को महत्वपूर्ण माना है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में संतुलन के लिहाज से भी यह दौरा अहम माना जा रहा है। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। और बात ग्रीस की, जहां पर वामपंथी सिरिजा पार्टी के सत्ता संभालने के बाद यूरोपीय संघ से उसके रिश्तों को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। संसदीय चुनाव में जीत के बाद सिरिजा पार्टी ने सरकारी खर्च में कटौती का फैसला पलटने की बात की है। यूरोपीय संघ ने कहा है कि वो ग्रीस की नई सरकार के साथ काम करने को तैयार है। यूरोपीय देश ग्रीस में वामपंथी पार्टी सिरिजा की जीत से उसके समर्थक उत्साहित हैं। पार्टी के नेता एलेक्सिस सिप्रास ने प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद आर्थिक नीतियों में बड़े बदलावों का ऐलान किया। 40 साल के एलेक्सिस ने कहा कि राहत पैकेज की शर्तों पर ग्रीस दोबारा बातचीत करेगा। Η Ελλάδα αφήνει πίσω της τη λιτότητα της καταστροφής, αφήνει πίσω της τον φόβο και τον αυταρχισμό, αφήνει πίσω της μια πενταετία ταπείνωσης και οδύνης। ग्रीस के प्रधानमंत्री के इस ऐलान पर यूरोपीय यूनियन के नेता सतर्क प्रतिक्रिया दे रहे हैं। उनका कहना है कि यूरोपीय यूनियन नई सरकार के साथ बातचीत कर सभी मसलों का हल निकालने के पक्ष में है। The problems are still there and they still have to be solved, and there are different approaches you can take, but the problems have not changed overnight. So there is still a major work to be done in which we will support the Greek government. 300 सदस्यों वाली ग्रीस की संसद के लिए रविवार को मतदान हुआ था। इसमें सिरिजा पार्टी के 149 सदस्य जीते हैं। उसने दक्षिणपंथी ग्रीक इंडिपेंडेंस पार्टी के 13 सदस्यों के समर्थन से सरकार बनाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। महान कार्टूनिस्ट आर.के. लक्ष्मण का पुणे में पूरे राजकीय सम्मान के साथ आज अंतिम संस्कार किया गया। 94 साल के लक्ष्मण का सोमवार को पुणे के एक अस्पताल में निधन हो गया था। उनकी अंतिम यात्रा में राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस समेत कई बड़े नेता और मशहूर हस्तियां शामिल हुई। सदी के दिग्गज कार्टूनिस्ट आर.के. लक्ष्मण के अंतिम संस्कार में शामिल लोगों की आंखें नम हो गईं। अपने कार्टूनों से राजनेताओं पर तंज कसने वाले लक्ष्मण को अंतिम विदाई देने वालों में राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे, एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे समेत कई बड़े नेता शामिल थे। जो कॉमन मैन उन्होंने तैयार किया है वो विश्व के अंत तक सारी सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था को पथदर्शी रहेगा, दिग्दर्शन करता रहेगा। 94 साल के लक्ष्मण को 17 जनवरी को यूरिनरी इन्फेक्शन के चलते पुणे के दीनानाथ मंगेशकर अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिसके बाद सोमवार को उनका निधन हो गया। लक्ष्मण के निधन पर केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और राज्यवर्धन राठौर ने भी शोक जताया। अपने कैरिकेचर से बहुत सशक्त टिप्पणियां भी की, लोगों ने खूब उसका आनंद लिया। पहले पन्ने पे जो एक हंसी का एक जो माहौल बनता था वो आर.के. लक्ष्मण साहब के कार्टून से बनता था। अब वो हमारे बीच में नहीं है, उनको बहुत मिस करा जाएगा क्योंकि एक आइडेंटिटी बन गए थे वो सबके लिए। देश भर की हस्तियों के अलावा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने भी एक तस्वीर जारी कर आर.के. लक्ष्मण को श्रद्धांजलि दी। इसरो के फेसबुक पेज पर पोस्ट की गई इस तस्वीर में कॉमन मैन को मंगल पर जाते दिखाया गया है। लक्ष्मण ने इसरो की मंगलयान यात्रा के लिए अपने आखिरी कार्टून बनाए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो खबरों के सफर में इतना ही। नमस्कार।